दोस्तों, नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। नेपाल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बड़े बड़े पहाड़, खूबसूरत नदियाँ और खूब शांत वातावरण। लेकिन दोस्तों, इस समय जो नेपाल का माहौल चल रहा है वो बिल्कुल भी सुकून वाला नहीं है। इन वीडियोस को देखिए। यहाँ पर दोस्तों देखा जा सकता है कि कुछ गुट हैं, वो एक युवक को मार रहे हैं, एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये नेपाल के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनको उनके फटे कपड़ों में घसीट के बाहर लाया गया और उनको मारा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ के संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और सब जगह जो कि ऐसे सरकारी मुख्यालय हैं वहाँ पे आग लगा दी गई। और ये करने वाले कोई दोस्तों बाहरी देश के व्यक्ति नहीं, बल्कि उन्हीं के देश के युवा, जिनको जेन जी बोला जाता है, जो कि महज 20 से 26-27 साल के बीच में हैं, वो लोग ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ की जनता में इतना आक्रोश कैसे आ गया? आखिर क्या वजह थी कि वहाँ की जनता इतनी पागल हो गई कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास तक को जला दिया और वित्त मंत्री की घसीट घसीट के पिटाई कर रहे हैं? इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री के घर को भी आग लगा दी और प्रधानमंत्री, जो कि दोस्तों यहाँ पे ओली थे, वो रिजाइन देके, सेम डे रिजाइन देके वो नेपाल छोड़ के भाग गए। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जो घर में थी, वहां पे आग लगने से उनकी मौत भी हो जाती है और यहाँ पे नेपाल में काफी बड़ा डिजास्टर शुरू हो जाता है। आखिर इन सबके बीच कारण क्या है? क्यों ऐसा हुआ जो कि जेन जी को ये सब करने पे मजबूर होना पड़ा? आखिर मुद्दा क्या था और किन चीज़ों से इतनी बड़ी चिंगारी लगी कि पूरा नेपाल आज धू धू करके जल रहा है? समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं। कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अभी हाल फिलहाल हमने न्यूज़ सुनी है कि नेपाल ने कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स, जैसे कि बड़े अमेरिकन कंपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, ऐसे कंपनियों पे पूर्णतः बैन लगा दी थी। लेकिन मामला इससे हटके है। बैन की वजह से ये आक्रोश नहीं दिख रहा है, बल्कि आक्रोश का सबसे बड़ा कारण है करप्शन। जी हाँ, अब आप लोग बोलेंगे कि करप्शन, आखिर इतना बड़ा करप्शन नेपाल में कहाँ से आ गया अचानक से कि उनकी जनता ने इतना ज़्यादा विरोध किया कि सरकार पलट गई, रातों रात सरकार गिरा दी। महज 30 से 32 घंटों में उन्होंने पूरी तरीके से सरकार बदल दी। तो दोस्तों, दिन था 8 सितंबर 2025, जब नेपाल के काठमांडू की सड़कों पे हजारों में लोग उतर आए। अब ये दोस्तों कोई आम जनता नहीं थी, बल्कि पूरे के पूरे यहाँ पे जेन जेड, जो दोस्तों यंग जनरेशन थी, जो कि स्कूली बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, या तो कोई भी ऐसे युवा थे जो कि 20 से 26-27 साल के बीच में थे, वही लोग उतरे थे। उनके हाथों में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थी जिनको देख के साफ तौर पे समझ में आ रहा था कि वो किसी चीज़ के प्रति बहुत ही जोर से विरोध कर रहे हैं। अब वो चीज़ें क्या थी? यहाँ पे दोस्तों आइए मामले को ले चलते हैं थोड़ा पीछे और समझते हैं कि आखिर जनता में ऐसा आक्रोश क्यों हुआ कि उसको ये करने पे मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और दोस्तों वो अपने आप में एक बहुत ही छोटा सा देश माना जाता है। भारत से जुड़ा हुआ ये देश है और यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की शरण में ही ये देश फल फूल रहा था। लेकिन उसी देश के अंदर ऐसी चीज़ें चल रही थी जो कि उनके युवाओं को काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। सबसे बड़ा बात यहाँ पे निकल के आता है कि जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, या तो बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स थे, उनके जो बच्चे थे वो सोशल मीडिया पे देश विदेश जाके घूमते थे, अपनी ऐशबाजी, लग्जरियस लाइफ स्टाइल दिखाते थे, गुची के शूज़ दिखाते थे, लुई विटॉन के बैग दिखाते थे, जिससे कि जो नेपाल की जो आम जनता है उनमें कहीं ना कहीं ये देख के आक्रोश हुआ कि हम यहाँ पे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, हम यहाँ पे भूखमरी से जूझ रहे हैं, हमको यहाँ पे आर्थिक तंगी हुई पड़ी है, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं है। युवा पूरे दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, उनके अलावा और कोई काम नहीं बचा है। इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी जो कि नेता होते हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके बच्चे विदेश में लग्जूरियस लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो नेपाल की जो जनरेशन है, जो दोस्तों यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उसने सोशल मीडिया पे इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ के जो नेता मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ के प्रति कोई भी प्रतिरोध नहीं किया, ना ही उसका किसी प्रकार से समर्थन किया। बल्कि उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ की बढ़त हो रही है, उन्होंने उल्टा कंपनियों पे बैन लगाने का निर्णय ले लिया। अब निर्णय किस तरह लिया? उन्होंने सबसे पहले कोई प्रकार का न बिल पारित किया, न कानून लागू किया। उन्होंने एक नोटिस जारी की कि जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो, किसी भी प्रकार की,
सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नेपाल की आधिकारिक वेबसाइट पे अगर उनको नेपाल में अपने एप्लीकेशन रन करने हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो चाइनीज़ कंपनी है टिकटॉक, उसने तो नेपाल में रजिस्ट्रेशन करा के अपने जोर शोर से टिकटॉक को लागू कर दिया और वो फिलहाल रनिंग में है। लेकिन जो कई सारी सोशल मीडिया की कंपनियां थी जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इनमें किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन का मामला देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे नेपाल ने फिर से एक बार डेडलाइन जारी की कि 3 दिनों के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना है, नहीं तो हम आपका सर्वर बंद कर देंगे। और उन कंपनियों की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो नेपाल ने वाकई में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अब यहाँ पे मुद्दा उठा कि जब सोशल मीडिया पे इस तरीके के मामले सामने आने लगे कि नेपाल के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, जो राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, उनके जब सच्चाई सामने आने लग गई तो उन्होंने सोशल मीडिया ही बैन कर दी कि अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि आप विरोध कर सको। अब सोचिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या बीतेगी अगर आपके पास ले देके एक और ऑप्शन बचा हो विरोध करने का और वो भी सरकार आपसे छीन ले, तो ये तो पूरी तरीके से तानाशाही हो जाती है। ऐसी तानाशाही के विरोध में फिर जो जनता है वो 8 सितंबर 2025 को काठमांडू के मुख्यालय में पहुंच के विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती है, जहां पे वो जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे आग लगा देती हैं। इवन प्रधानमंत्री आवास तक में आग लगा देते हैं और जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने देश छोड़ने का निर्णय लिया। सेम डे रिजाइन देख के उन्होंने छत के माध्यम से हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से वो रवाना हो गए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है कि ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए था। ऐसी कंडीशन में वहाँ की गवर्नमेंट को लोगों के प्रति सोचना चाहिए था, ना कि अपने प्रति सोचना चाहिए था। अब वहाँ पे पूरी तरीके से आर्मी शासन लागू हो गया है। अब यहाँ पे मामला इतना भी संगीन नहीं हुआ था। जब प्रदर्शन करने लोग गए थे तो वो बस प्रदर्शन ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनके ऊपर अचानक से आंसू गैस के गोले दागे गए, उनके ऊपर गोलीबारी की गई जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और एक 14 वर्षीय बच्ची जो है उसकी भी दोस्तों यहाँ पे मौत हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जब प्रोटेस्टर्स नेपाल के पार्लियामेंट की तरफ प्रोटेस्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करते हैं, वो पुलिस को सामने लाके खड़ी कर देती है। तो पुलिस वाले अधिकतर करते क्या हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, जो कि रबड़ बुलेट्स होती हैं उनको छोड़ते हैं, जिससे कि उनको हालांकि नुकसान ना हो लेकिन वो लोग भयभीत होकर वापस लौट जाएं। लेकिन ऐसी कंडीशन में लोगों का आक्रोश और बढ़ता गया और पार्लियामेंट की छत पे पहुंच गए और वहां पे जाके प्रोटेस्ट करने लग गए। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे 19 लोग यहाँ पे दोस्तों मारे जाते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे ओपन फायर पुलिस ने कर दी थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्टर्स में और भी ज्यादा आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब इन सब चीज़ों को लेके जब जो लोग देख रहे थे, जो टीवी न्यूज़ देख रहे थे, जो लोग, जब उन तक ये बात पहुंचती है तो वो लोग भी सड़क पे उतर आते हैं और प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मामला और ज़्यादा भड़क जाता है। तो ये लोग जाके घुसते हैं, चाहे वो वित्त मंत्री हो चाहे किसी भी मिनिस्टर्स हो, उनको पकड़ते हैं और लात घूंसे से उनको मारते हैं, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं और उनको धक्का दे के नीचे फेंक दिया जाता है। ये दोस्तों कुछ वीडियोस हैं, आप लोग इनको देखिए भाई, ये मतलब आपको थोड़ा सा विचलित कर देंगी ऐसी वीडियोस हैं, क्योंकि पूरी पब्लिक एक आदमी के ऊपर एकदम से टूट पड़ती है और उनको मारना शुरू कर देती है। तो ये दोस्तों मामला काफ़ी संगीन था और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेके जो दोस्तों टूरिस्ट थे वहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे, जब उनके माध्यम से चीज़ों को दिखाया गया रियलिटी क्या है, तो लोगों में और ज़्यादा आक्रोश का सामना करना पड़ा इसमें। अगर दोस्तों बात करें नेपाल के लोकतंत्र की, नेपाल के राजनीतिक इतिहास की, तो ये कोई पहला मामला नहीं है। नेपाल में कई बार इन मामलों को देखा गया, चाहे वो 2006 का जन आंदोलन रहा हो जिसने राजतंत्र को एकदम से खत्म कर दिया और लोकतांत्रिक गणराज्य की जो नींव है उसको रखी। आज भी लोगों की यादों में वो जो दोस्तों आंदोलन है वो ताज़ा है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन होता था तो कभी लोकतंत्र के खिलाफ ये चीज़ें नेपाल में चलना बहुत ही आम हो गई थी। कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरेशन जेड जो जेनजी है दोस्तों, उसके अंदर इतनी पावर है कि उन्होंने 30 से 32 घंटे के अंदर पूरी सत्ता पलट दी और सरकार गिरा दी उन्होंने वहाँ की। जो कि दोस्तों वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा और इसके चलते वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हालांकि मामला पूरा आर्मी के कंट्रोल में है। आर्मी ने कई चीज़ों के ऊपर बहुत ही तगड़ी निगरानी रखी है, जैसे कि जेल से कैदियों को नहीं भागने दिया गया। इन सब चीज़ में आर्मी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है और वहाँ पे आर्मी शासन लागू हो गया है। तो ये दोस्तों कुछ हाल फिलहाल सीन रहा है नेपाल में, जो कि दोस्तों कंडीशन
सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, केपी शर्मा ओली, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा बहुत बड़े पैमाने पे जो जन आक्रोश दिखाई दिया है, जिसमें सोशल मीडिया का रोक है, भ्रष्टाचार है आदि के विरोध की वजह बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सुशीला करका, जो कि दोस्तों पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, उनको अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया है। सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पे बात निकल के आती है कि प्रधानमंत्री होते हुए केपी शर्मा ओली ने इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं पाया और आज उनका देश कम से कम 20 साल पीछे जा चुका है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा दर्शाती हैं एक ऐसे लोकतंत्र को जहाँ पे तानाशाही जब आने लगती है तो लोगों में विरोध और गुस्सा किस तरह भर जाता है, ये हमने नेपाल के प्रदर्शन में साफ साफ देख लिया है। अपने देश में ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए अभी से हमारे भारत देश के नेताओं को अलर्ट हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब जनता जाग जाती है ना तो फिर कोई नहीं रोक पाता उनको, भी चाहे उनके सामने पुलिस खड़ी कर दी जाए या कितनी भी बड़ी फोर्स क्यों ना खड़ी कर दी जाए। बाकी आप लोग इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, हमसे बताएं कि नेपाल में चल रहे इस प्रदर्शन में आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या मेन कमियां रही होंगी जिसकी वजह से नेपाल में इन चीज़ों को अंजाम दिया गया, और आगे चल के नेपाल का फ्यूचर क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, और चैनल पर अगर पहली बार आप लोग आए थे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की को नेपाल का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। हालांकि वहां पे जो स्थितियां हैं अभी भी बेकाबू हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि स्थितियों को किसी तरह के कंट्रोल में लाया जाए। हालांकि जिस प्रकार की चीज़ें नेपाल में घटित हुई हैं ये होना कोई बहुत आम बात नहीं है, और ये नेपाल में बहुत ही बड़ा एक प्रकार से भाई सांप्रदायिक मुद्दा बन चुका है। हालांकि जो भी आगे अपडेट्स आएंगे यहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगी एज वेल एज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग हमको फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें, वहाँ पे हमारी सोशल मीडिया के लिंक है, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।